हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम गाइस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है हम उसको कंसिडर करेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि अभी बहुत सारी स्कूल्स में F1 की एग्जाम या फिर बोल सकते हैं वीकली एग्जाम या सब्जेक्ट वाइज एग्जाम शुरू हो चुकी है और अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि आंसर कैसे लिखे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या फिर कितने कंटेंट में कितना लिखना चाहिए। यानी कि अगर 4 मार्क्स का आंसर है तो कितना लिखना चाहिए, 3 मार्क्स का आंसर है तो कितना लिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं क्योंकि चैप्टर के वीडियो बनाए हुए बहुत टाइम हो गया है। आप लोग देखो न देखो, ये वीडियो से आपका बेसिक चैप्टर का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं और जो आपके F1 के एग्जाम्स में या फिर वीकली एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो भी हम कंसिडर करेंगे। सिंपली आंसर मैंने बनाए हैं जो आप इजीली पॉइंट वाइज याद रख सकते हो और पॉइंट वाइज ही आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है। ये क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क के लिए, जो बोर्ड में भी 4 मार्क के लिए आते हैं, जो आपका लास्ट सेक्शन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है गिव डिटेल्स ऑफ द आर्यंस एंड द्रविडियन रेस, यानी हमें यहाँ पर डिटेल बतानी है कि आर्यंस कौन थे और द्रविडियंस कौन थे। तो सबसे पहले आंसर का फर्स्ट पार्ट देखते हैं आर्यंस के बारे में। The Aryan culture. The people belonging to the Nordic Aryan race were the creator of the Aryan culture and civilization in India. ये पीपल जो आर्यंस हैं, जिनको नॉर्डिक आर्यन भी बोला जाता है, ये वो कम्युनिटी है या ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर आर्यन कल्चर का क्रिएटिंग किया और इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन का एक्सपांड किया। आर्यन को बेसिकली हिंदू बोला जाता है जो यहाँ पर आए थे और जिन्होंने यहाँ पर हिंदुत्व फैलाया था। द आर्यंस वेर मोर डेवलप्ड देन द अदर पीपल ऑफ देयर टाइम। उस टाइम पर इंडिया में जितने भी लोग रहते थे, जैसे कि हब्सी लोग रहते थे या फिर आर्यंस रहते थे, द्रविडियंस भी थे, बहुत सारे लोग थे, उसमें से सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड थे वो आर्यंस लोग ही डेवलप थे उस टाइम के लोगों के कंपैरिजन में। दे अडॉप्टेड द गुड वेज ऑफ लाइफ ऑफ द अदर ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड फॉर्म्ड अ हार्मोनियस कल्चर। उन्होंने क्या किया आर्यंस लोगों ने कि उन्होंने लाइफ जीने का तरीका एक अच्छी तरीके से अपनाया, यानी कि एक गुड वे ऑफ लाइफ अपनाया कि वो अपना जीवन अच्छे से जिएंगे दूसरे ट्राइब्स वालों के साथ भी। यानी कि उन्होंने दूसरे ट्राइब के साथ भी बोल सकते हैं दोस्ती की या फिर बोल सकते हैं कि घुल मिल के रहने लगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक हार्मोनियस कल्चर डेवलप होने लगा। हार्मोनियस कल्चर यानी कि बहुत सारे ट्राइब्स, बहुत सारे कास्ट वाले एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। They were lovers of nature. They worshipped trees, rivers, mountains, the sun, the wind and the rain and composed rituals to seek their blessings. आर्यंस लोग नेचर के लवर थे। नेचर के लवर यानी कि वो पेड़ को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, पहाड़ों को, सूर्य भगवान को, विंड यानी हवा को, बारिश को, हर चीज को। और इसीलिए उन्होंने रिचार्ज टू सीक देयर ब्लेसिंग, हाइम्स यानी कि संगीत बनाया, उन्होंने उनको प्रेयर्स के अंदर इंक्लूड किया। आज भी अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो जो हिंदुत्व है या जो आर्यंस लोग, जो मतलब हमारे एंसेस्टर जो आर्यंस हुए, जो हिंदुत्व है वो आज भी पेड़, नदी, पहाड़, बारिश इन सब की पूजा करता है और हमारे प्रेयर्स में भी हम लोग इन चीजों को महत्व देते हैं। Recitation of the Vedas and performing yagnas become a part of their religious ritual. धीरे धीरे वेदास के अंदर या फिर यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, बड़े बड़े बोलते हैं ना कि बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े वेदास बनाए, ये सारी चीजें क्या हुई कि इनके रिलीजियस रिचुअल में इंक्लूड हो गई। यानी कि अब जो इनका रिलीजियस साइड है, यानी कि जो भगवान को मानने वाला साइड है, उसके अंदर ये सारी चीजें परंपरा में बन गई। जो आज में हमें देखने मिलता है कि कोई भी शुभ काम से पहले हवन किया जाता है या पूजा पाठ की जाती है, जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें कैरी फॉरवर्ड किया है। इन द बिगनिंग दे लिव्ड इन द सप्त सिंधु रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया विच वाज नोन एज आर्यवर्ता। सबसे शुरुआत में वो लोग सप्त सिंधु नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट यानी कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा जहां पर आज है वहां पर वो रहते थे और उस जगह को आर्यवर्ता बोला जाता था। लेटर इन द पोस्ट वैदिक पीरियड आर्यवर्ता एक्सटेंडेड अप टू मिथिला एंड विंध्याचल। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया, वैदिक पीरियड खत्म होने लगा
तब तक आर्यवर्त जो था वो कहाँ तक फैल चुका था, तो मिथिला और विंध्याचल तक फैल चुका था। दिस वास्ट रीजन केम टू बी नोन बाय नेम सच एज भारत भूमि, भारत खंड एंड भारत वर्षा आफ्टर द नेम ऑफ किंग भारत। बहुत टाइम बाद ये जो इतना बड़ा जो एरिया बन चुका है, यानी पहले नॉर्थ वेस्ट था, अब विंध्याचल और मिथिला तक फैल चुका है, ये धीरे धीरे इनके नाम ये कौन से नाम से जानने लगे, तो भारत भूमि, भारत खंड एंड भारत वर्षा, ये नाम से वो जानने लगा। क्यों? क्योंकि वहां के जो किंग थे भारत, उनके बाद ये सारे नाम पड़े। द रिच कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया इज द हेरिटेज ऑफ द आर्यंस। आज जो हम लोग कहीं ना कहीं हेरिटेज देखते हैं या फिर हमारे जो रिलीजियस रिचुअल देखते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आर्यंस का हाथ है और उन्होंने इंडिया को बहुत सारी चीजें दी। तो ये था बेसिकली आर्यंस के बारे में। अब देखो कि जब 4 मार्क का कोई आंसर आता है ना, तो आपको बेसिकली उससे डबल पॉइंट्स लिखने होते हैं, 8 पॉइंट लिखने होते हैं। 8 पॉइंट कैसे होने चाहिए? ऐसा नहीं कि एक पॉइंट सिर्फ जैसे कि द आर्यन कल्चर ये एक पॉइंट हो गया, नो, नॉट लाइक दिस। 8 पॉइंट, 8 के 8 हेल्दी पॉइंट्स। हेल्दी पॉइंट्स किसको बोलते हैं? तो एक पॉइंट एटलीस्ट 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। अगर आपको उसको पॉइंट को ब्रेक डाउन करना है कि नहीं मुझे दो तीन लाइन के नहीं लिखने, तो आप एक या दो लाइन के जो पॉइंट्स है वो फिर आपको 10 to 12 पॉइंट्स लिखने होंगे। मैंने ये जो आंसर्स बनाए, ये अगर आप एग्जाम में लिखते हो आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द द्रविडियन कल्चर। यही आंसर का सेकेंड पार्ट है कि द्रविडियन कल्चर कैसा था। द पीपल ऑफ द द्रविडियन रेस वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। दे वेयर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ द मोहेंजोदारो कल्चर। द्रविडियन जो पीपल थे, जिसको हम बेसिकली आज साउथ इंडियन लोग बोलते हैं, द्रविडियन लोग जो थे वो ओरिजिनल इंडिया के इनहेबिटेंट्स नहीं थे। धीरे धीरे वो इंडिया आए और यही के हो गए। इनका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो स्टोन एज सिविलाइजेशन से है और मोहेंजोदारो बनाने के पीछे या मोहेंजोदारो जो सिविलाइजेशन था उसके पीछे भी द्रविडियंस का ही हाथ है। मोहेंजोदारो के क्रिएटर कौन थे? द्रविडियंस थे। After the arrival of the Aryans, they shifted to the southern part of India and settled there. द्रविडियंस बहुत टाइम से, बहुत पहले से इंडिया में ही रहते थे, पर जैसे जैसे आर्यंस आए नॉर्थ में और उन्होंने अपने कल्चर को एक्सटेंड किया, द्रविडियंस धीरे धीरे इंडिया के साउथर्न पार्ट में सेटल हो गए। और जो आज भी हमें द्रविडियंस लोग यानी साउथ इंडियन लोग हमारे साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। Because of this, their language and culture have survived till today. और जब वो लोग साउथ में सेटल हो गए, जिसकी वजह से उनका कल्चर, उनके लैंग्वेज, उनके बिलीव्स आज भी हमारे यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। They gave the concept of mother as goddess and father as god. From this, the religious belief of Parvati as a mother and Shiva as a father developed. इन्होंने ही हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि जो माँ होती है वो गॉडेसेस होती है और फादर जो होते हैं वो गॉड के इक्वल होते हैं। और उससे रिलीजियस बिलीफ बना के माँ पार्वती जो है हम उनको एज अ मदर कंसिडर करते हैं और जो भगवान शिव है उन्हें हम एज अ फादर कंसिडर करते हैं। और ये बिलीफ धीरे धीरे डेवलप होने लगा। दे स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, दीप एंड आरती। और हमारे यहाँ पर जब हम आरती करते हैं या दिया बत्ती करते हैं, दीप जलाते हैं, जो धूप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट भी हमको द्रविडियंस ने ही दिया है। दे ऑल्सो वर्शिप नेचर एंड एनिमल्स। ये लोग भी, द्रविडियंस भी नेचर और एनिमल्स की बहुत पूजा करते हैं। द द्रविडियंस इंटरनलाइज्ड एब्जॉर्ब द आर्यन कल्चर। और धीरे धीरे द्रविडियंस ने क्या किया कि एब्जॉर्ब किया आर्यंस के कल्चर को। आर्यंस यानी कि जो हिंदू है और जो द्रविडियंस है, तो द्रविडियंस ने जो आर्यंस के कल्चर है उसके अंदर अपने आप को घुलने मिलाने लगे। और इसीलिए अगर हम देखते हैं कि द्रविडियंस और आर्यंस तो दोनों ही कहीं ना कहीं हिंदू फैमिली ही लगती है और इसलिए कहीं ना कहीं दोनों जो है आर्यंस और द्रविडियंस वो एक जैसे सिमिलर दिखते हैं। दे हैड अ मैट्रिकल फैमिली सिस्टम एंड दे परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज। इनके यहाँ पर मैट्रिकल फैमिली सिस्टम था और यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज अलाउस थे द्रविडियन के अंदर। दे मेड प्रोग्रेस इन क्राफ्ट्स लाइक बोट एंड ड्राफ्ट मेकिंग, वेइंग, स्पिनिंग एंड डाइंग ऑफ कॉटन। इन्होंने अपना जो प्रोग्रेस है वो किस में किया? तो बोट्स, अलग अलग तरीके की बोट्स बनाना, वीइंग करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना, कपड़ों को डाई करना, ठीक है, ये सारी चीज़ों में इन्होंने अपने आप को प्रोग्रेस किया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम आर द लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन फैमिली स्पोकन इन साउथ इंडिया।
आज भी आप देखते हैं साउथ इंडिया के अंदर जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम लैंग्वेजेस है वो द्रविडियन फैमिली की है और जो आज भी इंडिया में बोली जाती है। रिच लिटरेचर डेवलप्ड इन तमिल एंड अदर द्रविडियन लैंग्वेजेस, और लिटरेचर भी बहुत डेवलप्ड हुआ तमिल और अदर दूसरी जो तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, कन्नड़ हो गई, इन सारी लैंग्वेजेस में भी लिटरेचर डेवलप हुआ। द अर्ली तमिल लिटरेचर वॉज फुल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव, और जो पहले पहले जो तमिल लिटरेचर आया था वो एक्सप्रेशन ऑफ लव के ऊपर था पूरा का पूरा, कि किस तरीके से द्रविडियन लोग कितने स्वीट होते हैं या फिर उनका कल्चर कितना अच्छा है, उन सारी चीजों पर था। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो हमने डिटेल में समझा। सो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने डिटेल में समझा। आप ये जो आंसर है आपके उसके सेम टू सेम सिमिलर पॉइंट नहीं लिखते हो तो भी चलता है, बट आपको हिंदी में एटलीस्ट पूरा आंसर याद होना चाहिए जो आप इंग्लिश में बाद में लिख सकते हो। बट मेन चीज जो यहाँ पर होती है वो होती है लेंथ के साथ साथ अंदर का कंटेंट। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि सर ने बोला था कि 8 पॉइंट लिखने हैं, 10 पॉइंट लिखने हैं, तो हम सेम टू सेम पॉइंट्स लिख देंगे, बट चेक करने वाले इंसान में भी थोड़ा दिमाग तो होता है, तो वो आप सेम लिखते हो तो मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पॉइंट वाइज आपको वो आंसर को याद रखना है कि हाँ द्रविडियन फैमिली है जो आर्यंस के आने की वजह से साउथ में शिफ्ट हो गई। ये एक पॉइंट आपने याद रख लिया डच से। दूसरा पॉइंट है, तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि मदर एज गॉडेसेस, फादर एज गॉड, तो इसी वजह से हम माँ पार्वती को एज अ मदर देखते हैं एंड भगवान शिव को एज अ फादर देखते हैं। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है, तो आपको आगे चल के क्या होगा कि वापिस इसको बार बार रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर एंड गिव इट्स डिटेल। हमें बताना है कि कल्चर क्या है और उसके बारे में हमको डिटेल बतानी है। तो आंसर है कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर एक जीने का तरीका होता है। इट इज अ मोल्डेड बाय द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन पब्लिक लाइफ। सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कल्चर यानी कि ये एक ऐसी चीज है जो हम पब्लिक लाइफ के बारे में बात करते हैं कि हम पब्लिकली अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। कल्चर मतलब कि आज फॉर एग्जांपल कि आज अगर हम हिंदू है तो हमारा कल्चर उस अकॉर्डिंग होगा, अगर वो मुस्लिम है तो उनका कल्चर कुछ इस अकॉर्डिंग होगा, अगर वो क्रिश्चियन है तो उसका कल्चर उस अकॉर्डिंग होगा। अगर हम हिंदू को भी सेगमेंट करें तो गुजराती है तो उनका कल्चर उस अकॉर्डिंग होगा, राजस्थानी है तो उनका कल्चर कुछ उस अकॉर्डिंग होगा, पंजाबी है तो उनका कल्चर कुछ उस अकॉर्डिंग होगा। ये होता है कल्चर। कल्चर यानी कि आप अपनी पब्लिक लाइफ कैसे जीते हो। बट एक चीज है, ये सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग होते हैं। मतलब कि अलग अलग, जैसे कि गुजराती फैमिली है तो उनके सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, बट वहीं पर अगर एक राजस्थानी फैमिली है तो उनके सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होंगे। बट गुजराती में भी अगर आप देखें डीपली सेगमेंट करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर कास्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, उनके लैंग्वेज भी अलग होगी, उनका पूरा रहने का तरीका भी अलग आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होते हैं और टाइम टू टाइम भी चेंज होते हैं। पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो आज फॉलो नहीं होते। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ कुछ चीजें चेंज होती हैं। Culture is the sum total of habits, values, customs, traditions and ideals that lead human beings to a higher level of life. कल्चर यानी कि कल्चर होता है जो इंक्लूड करता है, सम करता है हैबिट्स कि आपकी आदतें कैसी हैं, वैल्यूज कि आपको आप क्या मानते हो, आपका क्या वैल्यूज है, कस्टम्स यानी आपके क्या रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशंस यानी कि आप कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो, और आपके आइडियल्स यानी कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हो, किस तरीके से चीज़ों को जीते हो। और ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग यानी इंसान का अपने आप की लाइफ का एक हायर लेवल का डेवलपमेंट के लिए होता है। जैसे कि संस्कार हो गए, बेसिकली यहाँ पर वैल्यूज हो गई, ये सारी चीजें ऐसी होती है जो आप कहीं से सीख के आते हो और जो आपके एक आइडेंटिटी को रेप्लिकेट करती है। कल्चर शोज द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम द केव टू द हाउस। ठीक है, कल्चर एक रास्ता दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बेबी बोर्न होता है तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। धीरे धीरे वो जिस कल्चर में डेवलप होता है, जिस कल्चर में वो बड़ा होता है, वो उस कल्चर को अडॉप्ट करने लगता है, वो सीखता है, समझता है, संस्कार आता है उसके अंदर और धीरे धीरे वो लाइफ में अच्छा करता है। यानी कि एक अंधेरी गुफा से लेके एक पूरे अच्छे घर तक का रास्ता होता है कल्चर। फ्रॉम द स्टोन एज टू द प्रेजेंट टाइम, स्टोन एज से लेके आज 2026 का प्रेजेंट टाइम तक हमने बहुत सारे कल्चर्स को डेवलप किया है।
कल्चर इंक्लूड एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ आर्ट दैट रेज द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कल्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? तो एजुकेशन इंक्लूड होता है, लिटरेचर इंक्लूड होता है, म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स इंक्लूड होते हैं जो इंसान को एक अलग लेवल पर रेस मतलब कि बड़ा बनाने के लिए काम आते हैं। कल्चर ऑल्सो इंक्लूड इंटेल, थिंकिंग प्रोसेस, स्किल्स एंड वैल्यूज। कल्चर ये भी इंक्लूड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आप किस तरीके से इंटेलेक्चुअल हो, यानी कि आप किस तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट करते हो, आपकी स्किल्स क्या है और आप किस चीज़ों को मानते हो। ये सारी चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज जो मेरे लिए सही है वो किसी के लिए गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा कल्चर के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है बट उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही नहीं है। इसीलिए कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कल्चर इज द मोल्डिंग ऑफ द माइंड which leads to creative work such as education, literature, philosophy, religious, different schools of thought, fine art, social institution, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बिहेवियर पैटर्न्स। कल्चर एक मोल्ड है। मोल्ड किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा जो केक वगैरह बनता है या फिर जब कैंडल्स वगैरह बनता है, तो मोल्ड यानी कि बेसिकली कि आप आपके पास एक शेप होता है, उस शेप के अंदर आप कोई भी चीज़ भरोगे ना तो वो चीज़ उसी शेप की हो जाएगी। कल्चर हमारे लिए वैसे काम करता है। जिस कल्चर में हम रहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाते हैं। हमारा क्रिएटिव वर्क, उस सारी चीज़ें हमारी उसके ही अकॉर्डिंग आती है। अब जैसे कुछ सोसाइटी में फीमेल का यही तक पढ़ना सही है तो वो कल्चर वहीं पे रहता है, बट कुछ कल्चर्स में ऐसा नहीं होता है। तो हर जगह हर कल्चर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जो हमको लिटरेचर, एजुकेशन, फिलोसॉफी, रिलीजन, हम किस तरीके से सोचते हैं, थॉट प्रोसेस, आर्ट्स की अगर बात करें तो आप देखोगे साउथ इंडियन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मेजॉरिटी बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाया ही जाता है एज अ फैमिली नॉर्म, यानी कि वहाँ पर ये कल्चर है कि हर बच्चे को उनका ट्रेडिशनल डांस आना ही चाहिए। ठीक है, तो वो वहाँ पर एक कल्चर बन चुका है। कुछ जगह पर पेंटिंग एक कल्चर होता है। तो इस तरीके से फाइन आर्ट्स भी काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल इंस्टीट्यूशन और बिहेव, आप कैसा बिहेव करते हो, ये सारी चीज़ें भी एक कल्चर ही आपको मोल्ड करता है। Culture shows the way of life of people which differ from society to society and from time to time. That is why we have a distinct Indian culture which is different from of Western कल्चर। ठीक है, आप देखते हो कि कल्चर वही है कि वो जीने का एक तरीका है जो सोसाइटी से सोसाइटी चेंज हो जाता है और टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। पहले जो कल्चर्स चलते थे वो अब नहीं चलते, अब कुछ डेवलप्ड होता है, कुछ नया आता है। और इसीलिए इंडिया के अंदर आपको हर थोड़े टाइम बाद, यानी कि आप एक स्टेट चेंज करते हो या एक ही स्टेट के अंदर आप कोई गांव चेंज करते हो तो आपको एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। और इसीलिए इंडिया का जो कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से पूरा का पूरा डिफरेंट है। तो ये था बेसिकली कल्चर के बारे में कि आपको कल्चर किस तरीके से आपको कल्चर डेवलप करता है और आपको उसके आंसर में क्या लिखना रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात एक्सप्लेन इन डिटेल। बोर्ड में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात। क्यों? क्योंकि गुजरात ऑब्वियसली जेएसबी बोर्ड है, ठीक है, गुजरात बोर्ड चलता है हमारे यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन अधिकतर वो लोग पूछ लेते हैं। तो देखते हैं कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात, और ये आंसर सबसे इजी रहता है क्योंकि इस आंसर के अंदर सिर्फ आपको नाम लिखना है। जो नाम आप गुजरात में रहते हो, जो भी आपने अपने जीवन में कभी भी सुने हो, वो नाम आपको इस आंसर में लिख देना है। देखते हैं कैसे। द कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात इज वेरी रिच एंड वेरिड। इट कैन बी एक्सप्लेन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कल्चर हेरिटेज हमारे यहाँ का गुजरात का बहुत ज्यादा रिच और वेरिड है, यानी बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है हेरिटेज। कैसे? तो वो नीचे हम देखते हैं। पहला है प्लेसेस ऑफ कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि गुजरात के अंदर ऐसी प्लेसेस जो कल्चरल है, लेजेंडरी है और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसी जगह पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में और कहीं पर नहीं है जिसका आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो है लोथल जो तालुका धौलका के अंदर आता है, रंगपुर जो तालुका लिंबड़ी डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्रनगर में आता है, धोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड रोजदी श्रीनाथगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट राजकोट के अंदर आता है। तो बेसिकली आपने ये अगर देखा हो तो इसमें क्या है कि आपको हेड पॉइंट लिखा है प्लेसेस ऑफ कल्चर, लेजेंडरी, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। उसके अंदर क्या क्या आता है? लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, रोजड़ी। ठीक है, अब खाली इतना याद रखना है कि लोथल का है तो धौलका तालुका में, रंगपुर का है तो लिंबड़ी तालुका के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में, धौलावीरा का है तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और श्रीनाथगढ़ या रोजड़ी वो कहाँ पर है तो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में। यानी इस आंसर के लिए आपको नेम याद रखने होंगे।
सेकेंड देखते हैं प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जिसका बहुत ज्यादा है। द विक्ट्री टावर, कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर, ठीक है, वडनगर का विक्ट्री टावर जैसे कीर्ति तोरण बोला जाता है। द स्टोन इंक्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, जूनागढ़ के किंग अशोका का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो। द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, मोढेरा का सन टेम्पल। द फोर्ट एंड गेट ऑफ चंपानेर, चंपानेर का जो फोर्ट एंड गेट है वो। रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मानसा लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद, झुलता मीनारा, सिद्दी सैयदनी जाली एंड हटी सिंह जैन देरासर एट अहमदाबाद, अहमदाबाद का जो जामा मस्जिद है, झुलता मीनारा है, सिद्दी सैयदनी जाली और हटी सिंह जैन देरासर है, वो सारी चीजें। सहस्त्रलिंगा लेक, रानी वाव एट पाटन, राजमहल जो वडोदरा के अंदर है, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान एंड द पारसी अग्यारिया नवसारी, ये सारी चीजें बेसिकली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ पर ज्यादा है। इसके अलावा भी अनेकों चीजें हैं, बट हमें आंसर में इतनी चीजें लिखनी होती है। अगर आप इसमें से एक दो चीज भूल भी जाते हो तो कोई इशू नहीं है, बट आपको एटलीस्ट इतना लिखना है कि आपका कंटेंट बने, आपका जो पेज है वो भरे। और वो आंसर में ऐसा नहीं कि आप 4 मार्क के आंसर में सिर्फ 2 चीज लिख दी कि जामा मस्जिद, झुलता मीनार, सिद्दी सैयदनी जाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे नहीं चलता है। आपको एटलीस्ट गुजरात की अलग अलग जगह की 6 से 7 चीजों को तो लिस्ट करना होगा। फिर आता है थर्ड, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज तो आप मेरे अकॉर्डिंग इससे तो बहुत ज्यादा लिख सकते हो, यानी कि पिलग्रिमेज यानी कि गुजरात में जो तीर्थ स्थान है उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले आता है द्वारकाधीश टेम्पल एंड शारदा पीठ है जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका, द्वारका का द्वारकाधीश टेम्पल और शारदा पीठ जो जगत गुरु शंकराचार्य का है वो। ज्योतिर्लिंग टेम्पल है सोमनाथ, अंबाजी टेम्पल, बहुचराजी टेम्पल जो महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है, रणछोड़राय जी टेम्पल है डाकोर जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, शामळाजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल एट पावागढ़, मीरा दत्तार एट उनावा एंड द जैन टेम्पल ऑफ पालीताना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सारे मंदिरों का नाम लिखना है। आप अगर मंदिरों का नाम आपके मन से भी कुछ लिख देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज के अंदर इंक्लूड होता है। जरूरी नहीं है कि वही पिलग्रिमेज लिखे जो इसके अंदर दिए हुए हैं, बट आप वो भी पिलग्रिमेज लिख सकते हो जो इसके अंदर दिए नहीं हुए, बट आपको याद है कि हाँ ये जगह है जहाँ मैं गया था और वो गुजरात के नीचे, तो आप उसके अंदर लिख सकते हो। फेस्टिवल से अगर बात करें तो पोलो फॉरेस्ट फेस्टिवल एट विजयनगर फेमस है, काइट फेस्टिवल एंड काकरिया कार्निवल अहमदाबाद का फेमस है, तानारीरी फेस्टिवल एट वडनगर फेमस है, उत्तरायण क्लासिकल डांस फेस्टिवल एट मोढेरा ये फेमस है, एंड रणोत्सव इन कच्छ ये तो वर्ल्ड फेमस है। तो ये बेसिकली फेस्टिवल्स है जो गुजरात के अलग अलग जगह पर होते हैं। अगर फेयर्स की बात करें, फेस्टिवल्स और फेयर में फर्क होता है। फेस्टिवल्स यानी कि वो चीज लंबे टाइम तक चलती है, यानी कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। फेयर्स यानी कि मेले, मेले भी लंबे टाइम तक चल सकते हैं, बट फेस्टिवल ऐसी चीज होती है जहाँ पर कुछ सेलिब्रेट होता है, पर फेयर्स एक ऐसी चीज होती है जो मेले होते हैं बेसिकली। फेयर्स की बात करते हैं तो फेमस फेयर्स ऑफ गुजरात है द फेयर ऑफ मोढेरा, मोढेरा का जो फेयर है वो फेमस है। भादरवी पूनम फेयर है अंबाजी, अंबाजी का जो भादरवी पूनम का मेला है वो बहुत ज्यादा फेमस है। गिरनार का भावनाथ महादेव का फेयर जो है वो बहुत फेमस है। तरणेतर का मेला बहुत ज्यादा फेमस है, और वौठा फेयर जो धौलका के अंदर होता है वो भी फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स। तो ये होती है वो केव्स जो जैन और बुद्धिस्ट केव्स है, तो ये कहाँ कर आपको फाउंड होती है, यानी कहाँ देखने को मिलती है। तो वडनगर, तारंगा, खंबाड़िया, शामळाजी, कोटेश्वर, तलाजा, धांक एंड जगाड़िया, इन जगहों पर आपको जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जब कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात का क्वेश्चन आता है तो आपको अलग अलग जगहों के नाम कैटेगरी वाइज याद रखने और उसको कैटेगरी वाइज आपको आंसर में लिखने होंगे। तो ये हमारे जो 3 क्वेश्चन थे ये थे हमारे डिटेल के क्वेश्चन जो 4 मार्क में बेसिकली एग्जाम में आते हैं, और आपके जो FA1 के एग्जाम है या वीकली एग्जाम है उसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात देखने को मिलेगा, या फिर आर्यंस एंड द्रविडियंस वाला आंसर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। आई एम नॉट सेइंग कि यही आएगा, बट ये देखने को मिल सकता है। फिर हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज, यानी कि ये ऐसे आंसर्स है जो बेसिकली 3 मार्क में पूछे जाते हैं कि आपको कंटेंट उसका 6 पॉइंट का होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। क्वेश्चन को समझिए, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यानी हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हमारी ड्यूटीज दिखानी है जो हम हेरिटेज को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉज डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन।
बेसिकली आर्टिकल 51 ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि हमारे लॉस के अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजन की क्या फंडामेंटल ड्यूटी होती है उसके बारे में बताया हुआ है, जिसकी आइटम 6, 7 एंड 9 ऑफ आर्टिकल 51 ए यानी कि जो 51 ए आर्टिकल है उसके 6, 7 और 9 नंबर पर ये बताया गया है हमारी ड्यूटीज में कि हमें हमारे हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहिए। क्या क्या ड्यूटीज हमको बताई गई है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा ये जो इतना बड़ा इतना भव्य कल्चर है उसे हमें बचाना है और प्रिजर्व करना होगा। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर, यानी कि हमें हमारा वे ऑफ लाइफ ऐसा होना चाहिए कि हम हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को इंप्रूव करें, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, इन सारी चीजों को हम कंजर्व करें और अच्छे से अच्छा रखें। तो सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर यानी कि गिव अप वायलेंस, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि हम हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई फोर्ट हो गया, कोई गार्डन हो गया, और भी चीजें जो हमारे कल्चर की है, जो हेरिटेज की है, उन चीजों को हम बचाएं, वहां पर हम नॉन वायलेंस करें। नॉन वायलेंस यानी कि कोई भी ऐसे वायलेंस ना करे, झगड़ा ना करे, कुछ तोड़ फोड़ ना करे, ये सारी चीजें होनी चाहिए नहीं। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज में ये चीजें लिखी हुई है कि इन सारी चीजें से आप अगर कुछ करते हो तो आपको फाइन हो सकता है या सजा हो सकती है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि हम हमारे हेरिटेज को अच्छे से संभाल के रखें। अगर आपको कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा लिखना है तो 7 चैप्टर का भी वीडियो आ चुका है, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, वो भी आप देख सकते हो, उसमें से भी आप 2-3 पॉइंट उठा के इस आंसर में डाल सकते हो। और अगर आपको पूरा ही देखना है वीडियो का, मेरे को चैप्टर 1 पूरा अच्छे से समझना है, तो वो वीडियो भी हमने ऑलरेडी डाले हुए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो भी देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज एंड स्टेट व्हाट इट कंप्राइज ऑफ। यहाँ पर हमें बताना है कि नेचुरल हेरिटेज का क्या मतलब होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो मीनिंग ऑफ नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज शोज द क्लोज रिलेशन बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज का मतलब है कि नेचर का क्लोज रिलेशन है किसके साथ? इंसान के साथ। ऑल द थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर टू फुलफिल अवर डिफरेंट नीड्स आर इंक्लूडेड इन नेचुरल हेरिटेज, यानी कि हमारी जितनी भी चीजें जो हमको नेचर ने दी है हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड होती है। जैसे कि पानी, हवा, बोल सकते हैं जमीन, ये सारी चीजें नेचर ने हमें ऐसा गिफ्ट दी हुई है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए और उसका यूज जस्टिफाई करना चाहिए, यानी कि कोई भी अनयूज यानी कि फेंकना या फिर वेस्ट करना नहीं होना चाहिए। द नेचर हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड, और इसलिए नेचुरल हेरिटेज इंडिया का सबसे ज़्यादा यूनिक एंड वेरिड है। बहुत ही शर्म वाली बात है कि जिस देश के अंदर ये सारी चीज़ों को पूजा जाता है, यानी नेचुरल हेरिटेज को पूजा जाता है, उसी देश के अंदर सबसे ज़्यादा नेचर खराब है। नदियों के अंदर केमिकल्स हो गए, एयर इतनी पॉल्यूटेड है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो नेचुरल हेरिटेज इंक्लूड नेचुरल फॉर्मेशन लाइक माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम, सीज, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड मिनरल रिसोर्सेज। नेचुरल हेरिटेज के अंदर इंक्लूड होता है जो नेचुरल तरीके से बना है, जैसे माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, सीज, वेजिटेशन, एनिमल, मिनरल, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडियाज नेचुरल हेरिटेज, इंडिया के नेचुरल हेरिटेज के कुछ चीजें हम देखते हैं जो हमें एज अ गिफ्ट मिली हुई है, इसके बहुत ज्यादा मिली हुई है। यहाँ पर आंसर में हमने कुछ ही चीजों को इंक्लूड किया है। लैंडस्केप आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ द लैंड, ठीक है। लैंडस्केप्स यानी कि जो जमीन हमको मिली है, जो अलग अलग शेप में देखने को मिलती है, कहीं पर पहाड़, कहीं पर फ्लैट लैंड, कहीं पर डेजर्ट, कहीं पर फॉरेस्ट, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयन लैंडस्केप एज माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो, ब्लीमिंग रिवर्स एंड ट्राई फॉरेस्ट। जैसे हिमालय है तो हिमालय का लैंडस्केप कैसा है? ऊंची पहाड़ जहाँ पर स्नो होता है। अगर वही लैंडस्केप आप अगर राजस्थान में देखोगे तो वहां पर आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, गुजरात में देखोगे तो फ्लैट जमीन देखने को मिलेगी, ये चीजें होती है। सेकेंड देखते हैं रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, इंडस, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा एंड कावेरी आर सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, जनरेशन ऑफ पावर एंड वाटर वेज,
ठीक है। अगर हम बात करें रिवर्स, रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां हैं जिससे हमको पीने लायक पानी मिलता है। पानी मिलता है हमारे डोमेस्टिक कामों के लिए, इंडस्ट्रियल कामों के लिए, सबके लिए यही से पानी आता है। पावर को जनरेट करने के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या फिर वाटर वेज यानी कि नदी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सब जगह के लिए यही नदियां काम में आती है। द एशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस एंड रावी। हमारा जो पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इंदस और रावी नदी के आसपास ही फैला था। थर्ड है वेजिटेशन। वेजिटेशन इंक्लूड प्लांट, शर्ब्स, फ्लावर्स एंड ट्रीज। ठीक है, वेजिटेशन में इंक्लूड होता है जो प्लांट हो गए, ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, या फिर जिस समय वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। पीपल ऑफ इंडिया है वर्शिप द बनियान, द पीपल, द बेजिल। ठीक है, हमारे यहाँ पर हम इन सब पेड़ों को पूजते हैं। पीपल का पेड़ हो गया, या फिर तुलसी का पेड़ हो गया, या बनियान का पेड़ हो गया, इन सारी चीजों को हम पूजते हैं। सीरियल, पल्सेस, ऑयल्स एंड मेडिकल प्लांट हैव एनरिच्ड आवर लाइफ। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, जो दाल हो गई हमें, या फिर तेल हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब चीजें भी हमें इनसे मिलती है। A variety of flowers have made human life fragrant, healthy and prosperous. We all are the children of nature. और जो हमारे ह्यूमन लाइफ को फ्रेग्रेंट करने में जिसका आदत है वो फ्लावर्स हो गए। हेल्दी एंड प्रोस्पेरस लाइफ बनाने में भी वेजिटेशन का हाथ है, और बेसिकली हम बच्चे हैं हमारे नेचर के। वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं नेचुरल हेरिटेज की, वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। एशियाटिक लायन आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, अगर हम बात करें एशियाटिक लायन तो पूरे एशिया में एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात के गिरनार में आपको देखने को मिलेंगे। सम वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ व्हीकल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो है तो उन्हें हम भगवान का वाहन यानी भगवान का व्हीकल के रूप में भी देखते हैं। द फिगर्स ऑफ द फोर हेडेड लायन, द हॉर्स एंड द बुल आर फाउंड ऑन आवर नेशनल एम्बलम। और हमारे जो अगर बात करें कि फोर फेस लायन हो गए, या फिर फोर फेस हॉर्स, फोर फेस बुल, तो ये हमारे यहाँ पर नेशनल एम्बलम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको नेचुरल हेरिटेज के अंदर लिखनी रहेगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट अबाउट द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक है, जो डिटेल में हमने क्वेश्चन देखा था वो था मीनिंग ऑफ कल्चर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल्चर हेरिटेज क्या होता है। तो कल्चर हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज व्हिच इज आइदर रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग विद देयर टैक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल। यानी ऐसा हेरिटेज जो इंसान ने बनाया है। कैसे बनाया है? तो खुद के टैक्ट से, खुद के विजडम से, खुद के आर्ट से और खुद की स्किल से, यानी कि खुद का सोच के, खुद मेहनत करके और खुद का दिमाग लगा के जो चीज बनाई है वो चीज हम कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड करते हैं। या तो वो इंसान ने बनाई होगी या उसको रिसीव हुई होगी यानी कि जो उसके एंसेस्टर ने उसको दी होगी विरासत में। और कल्चर हेरिटेज इंक्लूड पैलेसेस, बिल्डिंग, स्तूपा, विहारा, चैत्या, टेम्पल, मॉस्क, टॉम, फोर्ट, विक्ट्री गेट, एक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस एंड स्कल्पचर। हमारे कल्चर हेरिटेज में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। बिल्डिंग हो गई, पैलेसेस हो गया, ठीक है, मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, टॉम हो गए, फोर्ट हो गए, और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो जो चीजें ढूंढी है, प्लेस किया या स्कल्पचर ढूंढा या प्लेस ढूंढी है, वो सारी चीजें भी इंक्लूड होती है। हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम एज वेल एज प्लेस लाइक दांडी, वर्धा, बारडोली, शांति निकेतन, कोलकाता एंड दिल्ली ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर कल्चर हेरिटेज। अब हमारी आजादी के टाइम पे जो जो चीजें हुई थी, हमारी आजादी के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी या जो हिस्टोरिकल मूवमेंट हुए थे, वो चीजें भी हमारे कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होती है। जैसे साबरमती आश्रम हो गया, दांडी मार्च हुआ था तो दांडी हो गया, शांति निकेतन हो गया, ये सारी चीजें भी हमारे कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होगी। बिसाइड दिस स्ट्रक्चर्स, लैंग्वेजेस, script, literature, the discovery of zero, other scientific discovery, religious and scholarly work is in different subjects are also included in the culture heritage. अब बात करें अगर और क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो हमारी लैंग्वेज, हमारे स्ट्रक्चर, हमारे स्क्रिप्ट, लिटरेचर, हमने जीरो ढूंढा था यानी आर्यभट्ट ने ढूंढा था, यानी कि इंडियंस ने ढूंढा था। अदर साइंटिफिक डिस्कवरी जो की थी, या हमारा जो रिलीजियस है या हमारा जो स्कॉलर्स ने जो चीजें की थी, वो सारी चीजें हमारे कल्चर हेरिटेज के अंदर इंक्लूड होता है। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर goes back 5000 years of to the Indus Valley civilization. The remains of
figures of gods and goddesses, human being and animal, the toy, the sculpture of the beard man and the frozen statue of dancing girl make us proud. यानी अगर हम हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो 5000 साल पहले के इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमको भगवान की मूर्तियां या फिर बोल सकते हैं एनिमल्स की या फिर कुछ टॉयज हो गए या स्कल्पचर हो गया जैसे बियर्ड मैन का हो गया या डांसिंग गर्ल का स्टैचू होगा, ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ पर निकली थी, मतलब मिली थी। ये सारी चीजें भी हमारे कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड होती है। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर डेवलप फर्दर ड्यूरिंग द मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड। मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड के टाइम पे वापिस जो हमारा स्कल्पचर है वो डेवलप्ड हुआ था। द फिगर ऑफ बुलॉक और अ लायन और एन इन्वर्टेड लोटस एंड द स्टैचूज ऑफ बुद्धा एंड जैन तिरंगा बिलोंग टू दिस पीरियड। ठीक है, बहुत सारी चीजें वापस स्कल्पचर में बनी थी मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड के टाइम पर। बुलॉक के या लायन के या इन्वर्टेड लोटस के फिगर्स हो गए या फिर बुद्धा स्टैचूज हो गए, ये सारी चीजें डेवलप हुई थी। द एलोरा केव स्कल्पचर बिलोंग टू द रक्षातुत्रा पीरियड। हमारे यहाँ पर एलोरा केव स्कल्पचर हुई पूरी की पूरी रक्षातुत्रा पीरियड के टाइम पे। ड्यू टू द एक्सचेंज बिटवीन वेरियस कास्ट एंड ट्राइब्स दैट एंटर्ड इंडिया सिंस एशियंट टाइम, द कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज बिकम डाइवर्स एंड रिच। हमारे यहाँ पर इतने सारे कास्ट और इतने सारे ट्राइब्स के लोग आते रहे जाते रहे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर आपको मल्टीपल लोगों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा और मल्टीपल कल्चर हेरिटेज हमारे यहाँ पर इंक्लूड होता है। ये था बेसिकली कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। ये सारी चीजें भी आपको आंसर में लिखनी होगी। ये आंसर जो है मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज में से कोई एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क में देखने को मिलेगा। या तो हमने जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखा नेचुरल हेरिटेज, या तो वो होगा या फिर कल्चर हेरिटेज होगा। मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि बोर्ड में ये चीजें होती है। आपके वीकली टेस्ट में आपके एफएल के एग्जाम में आपके टीचर क्या सोच के क्या क्वेश्चन दे रहे हैं वो नहीं बता सकता, बट बोर्ड में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आंसर इन शॉर्ट, यानी जो 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। 1 मार्क यानी 1 वर्ड में आता है, बट बेसिकली 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है। तो एक बार देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज द अदर नेम बाय व्हिच द आर्यंस वेर कॉल्ड। आर्यंस का दूसरा नाम क्या है जिससे हम उनको जानते हैं? तो सिंपल है, नॉर्डिक्स करके हम उनको जानते हैं। सेकंड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेग्रोइड, हब्सी पीपल। हब्सी पीपल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो। ये आपको 2 मार्क में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन द नेग्रोइड हब्सी पीपल वेर द मोस्ट एशियंट इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जो हब्सी लोग थे वो इंडिया के सबसे पुराने इनहेबिटेंट में से थे। दे केम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका विया बलूचिस्तान। वो इंडिया में आए थे अफ्रीका से विया बलूचिस्तान, यानी अफ्रीका से बलूचिस्तान और वहां से इंडिया आए थे। उनके फिजिकल फीचर्स की अगर बात करें तो वो डार्क थे, कॉम्प्लेक्शन शॉर्ट स्ट्रक्चर था, यानी 4 से 5 फीट उनकी हाइट थी और उनके बाल आपको कर्ली हेयर्स देखने को मिलते थे। थर्ड है विच एनिमल आर शोन ऑन अवर नेशनल एम्बलम। हमारे नेशनल एम्बलम में कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं? तो 4 हेडेड लायन, हॉर्स एंड द बुल जो हमारे नेशनल एम्बलम में देखने को मिलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि यहाँ पर आपको सीधा आंसर लिखना पड़ेगा, सीधा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर कोई फेका फाकी नहीं कर सकते। बड़े क्वेश्चन में 3 मार्क में 4 मार्क में अगर 4 पॉइंट आते तो आप 2 पॉइंट बना के कुछ भी लिख सकते हो, वहां पर आपको लिबरलिटी मिलेगी कि मार्क्स मिल जाएगा। बट शॉर्ट आंसर में अगर आपने कुछ भी फेका फाकी की तो वो आंसर पूरा खत्म हो जाएगा, उसका 0 मार्क्स मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आंसर 2-3 लाइन का ही होता है। तो 2-3 लाइन में आप कुछ ऐसे अपना इनोवेटिव आंसर लिखते हो कि जो क्वेश्चन के रिलेटेड है तो ठीक है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स से लिख के आते हो तो वहां पर आपको बिल्कुल भी मार्क्स मिल सकते नहीं है। तो ये था बेसिकली चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के बारे में, जो हमने देखा, जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा कि कैसे आंसर लिखते हैं या कैसे। आगे हम और भी चैप्टर्स का कवर करेंगे। चैप्टर 15 का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा आपको 2-3 दिनों में, तो वो आप देख लेना कि चैप्टर 15 में क्या लिखते हैं या फिर बाकी क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। जैसे जैसे हम सारे चैप्टर्स का कवर करेंगे आपको हर चैप्टर का आंसर का पैटर्न समझ में आ जाएगा, जो आपको बोर्ड्स के लिए बहुत ईजी रह जाएगा। आगे असाइनमेंट आएंगे तो हम उनको सॉल्व करेंगे, गाला पेपर्स को सॉल्व करेंगे, पास्ट ईयर के पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे। वो सारी चीजें हम करते करते बोर्ड के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और हम मार्क्स कहीं पर भी छोड़ेंगे नहीं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए। तब तक बने रहिए इनकिड्स क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।